डियर स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां पढ़ी हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र विधि। तो कुछ क्वेश्चंस में हमने वहां पाया कि जब हम उनको हल करने जाते हैं तो उनके हल निकल ही नहीं पाते। एक दो क्वेश्चंस इस प्रकार के आए हैं पिछली एक्सरसाइज में, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिले होंगे जिनके मूल निकलते हैं और वो दोनों बराबर होते हैं, और बहुत से समीकरण ऐसे होंगे जिनके दो मूल निकलते हैं और वो अलग अलग होते हैं। तो मूलों का इस प्रकार से बराबर होना या बराबर ना होना, या फिर वास्तविक होना या वास्तविक ना होना, ये कहलाती है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स। और ये नेचर कैसे डिसाइड होती है? दो तरीके हैं। या तो हम उस समीकरण को पूरा हल करके देखें कि इसके मूल बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वास्तविक हैं या नहीं है। एक तरीका तो ये है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी हमारे पास है जिससे हम केवल समीकरण को देखने मात्र से ही ये बता सकते हैं कि इसके मूल किस प्रकार के होंगे। मेनली दो ही प्रकृतियों के बारे में यहां पर बात करेंगे। एक तो मूलों का वास्तविक होना या ना होना, और एक मूलों का बराबर होना या ना होना। आइए बात करते हैं कि केवल समीकरण को देखने से ही या एक छोटी सी कैलकुलेशन से ही आप कैसे पता लगा सकते हैं, उस समीकरण को हल किए बगैर उसके मूलों की प्रकृति कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, हमने एक सामान्य रूप में, एक जनरल फॉर्म में समीकरण लिया है a² + bx + c = 0, और इसके हमने पीछे द्विघाती सूत्र की बात की थी। तो हमने देखा कि इसके मूल -b + √b² - 4ac/2a, ये इसके मूल होते हैं। तो यहां आप देखिए a, b, c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये -b वास्तविक संख्या होगी, 2a जो नीचे है ये भी वास्तविक संख्या होगी। इसके विषय में थोड़ा सा हमें सोचने की आवश्यकता है। अब ये b² - 4ac है, ये तो वास्तविक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वहां थोड़ा सा सोचने की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका वर्गमूल संभव ही नहीं है। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को एक छोटा नाम दे देते हैं डी। डी से डिस्क्रिमिनेंट बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विविक्तकर। और विविक्तकर जो है किसी भी समीकरण का, वो क्या है? b² - 4ac, जो उसके एबीसी गुणांक हैं, उनको आपस में इस प्रकार से कैलकुलेट करके और डी निकल जाएगा। तो ये विविक्तकर दरअसल है क्या? ये विविक्तकर वो संख्या है या वो एक्सप्रेशन है जो हमें बताएगी कि उस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो डी है ये बेसिकली 3 प्रकार का हो सकता है। पहली प्रकार ये कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मींस पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। दूसरी स्थिति ये कि ये जो डी है ये शून्य हो, और तीसरी स्थिति ये कि ये डी <0, 0 से छोटा या ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो। इन तीनों स्थितियों में डी की सभी वैल्यूज कवर हो जाएंगी। जो b² - 4ac को सॉल्व करने पर डी आएगा, उसकी सभी वैल्यूज इसमें कवर हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं कि डी अगर 0 से बड़ा है, धनात्मक है, तो क्या होगा। यहां देखिए ये चीज डी है, मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख देता हूं, -b + √d और नीचे 2a। अब देखिए, अगर डी पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, उसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। सीधी सी बात है, धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल होता है, चाहे वो पूर्ण वर्ग है चाहे नहीं है, वो अलग बात है। अगर ये डी की वैल्यू 16 आ जाए, 25 आ जाए, 49 आ जाए, तो आप इसका पूरा वर्गमूल निकाल लेंगे। लेकिन अगर यहां पर 6 आ गया, डी की जगह मान लीजिए 10 आ गया, 11 आ गया, तो कोई बात नहीं, आप उसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते, लेकिन वो संख्या तो वास्तविक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल जब निकालेंगे तो वो वास्तविक संख्या होगी, और ये वास्तविक और नीचे भी वास्तविक संख्या है, तो हमारे मूल वास्तविक होंगे। फिर क्या हो कि अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर डी 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। -b + 0 और -b - 0 करने पर क्या होगा? -b ही आएगा, और नीचे 2a है। तो वास्तविक संख्या बटा वास्तविक संख्या, मतलब यहां पर भी आपके मूल वास्तविक आएंगे। लेकिन तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो वहां क्या होगा? देखिए, ऋणात्मक अगर डी की वैल्यू आ जाती है तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम 10वीं कक्षा के लेवल पे। दैट मीन्स वर्गमूल डी की वैल्यू वास्तविक संख्या नहीं होगी, और ये अगर वास्तविक संख्या नहीं है तो इस पूरे को अवास्तविक बना देगा, मतलब इसके जो मूल है
वो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। अब ये अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके विषय में हम आगे 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे। अभी ये आपके स्कोप से बाहर की चीज है, इसके विषय में हम बातचीत नहीं करेंगे। केवल इतना ध्यान रखेंगे कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 है तब तो मूल वास्तविक होंगे, और अगर डी ऋणात्मक है तो उसके मूल अवास्तविक होंगे। अब बात आती है कि अगर मूल वास्तविक है तो और क्या संबंध हो सकता है उन दोनों मूलों के बीच में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर डी की वैल्यू धनात्मक है तो यहां क्या होगा, डी मान लीजिए कोई भी धनात्मक संख्या, सपोज 4 ही है, तो क्या होगा, माइनस बी में डी का वर्गमूल प्लस करने पर अलग उत्तर आएगा, और माइनस बी में से डी का वर्गमूल घटाने पर अलग उत्तर आएगा। दो नॉन जीरो संख्याएं हैं यहां पर जो दोनों शून्य नहीं है, तो इनको एक बार जोड़ेंगे तो कुछ अलग उत्तर आएगा, घटाने पर कुछ अलग उत्तर आएगा। मींस दोनों स्थितियों में अलग अलग जवाब आएगा आपका। अलग अलग जवाब आने का मतलब आपके मूल असमान होंगे, अनइक्वल। लेकिन जब डी की वैल्यू 0 होगी तब देखिए क्या होगा, अगर हम यहां पर डी को 0 ले लें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0/2a हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0, नीचे 2a आ गया, तो ये आ गया माइनस b/2a और माइनस b/2a। मूल तो दो ही आएंगे लेकिन वो दोनों समान आएंगे, क्योंकि आप 0 को जोड़े चाहे घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बी ही आएगा। तो यहां पर मूल आपके समान हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इतनी जो हमने डिस्कशन की है, इसका अगर हम एसेंस निकालें, सार निकालें इसका, तो वो ये बनता है कि अगर आपका ये जो डी है जो आपने b स्क्वायर माइनस 4ac की कैलकुलेशन करके निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर जिसको बोलते हैं, वो अगर पॉजिटिव है तो आपके मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। डी अगर 0 आ गया तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे, और अगर डी ऋणात्मक आ गया तो उसके मूल अवास्तविक होंगे। अवास्तविक हो गए तो उनके बराबर या बराबर नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। तो इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके 10th क्लास के लेवल पे 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधे क्वेश्चंस, जैसे आप अपनी एक्सरसाइज 4.4 का पहला सवाल देखेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि आपको 2-3 समीकरण दिए हुए हैं अलग अलग पार्ट्स बना के, और आपसे उसमें केवल मूलों की प्रकृति पूछी गई है कि मूल किस प्रकार के होंगे, वास्तविक होंगे या नहीं, वास्तविक होंगे तो वो बराबर है या अलग अलग। तो उसके लिए आप डी निकालेंगे, अगर डी पॉजिटिव है या 0 है या नेगेटिव है, उसके आधार पर आप मूलों की प्रकृति डिफाइन कर देंगे। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है, जैसे एक समीकरण ले लिया मैंने, 2x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, और मुझे ये कहा गया कि इस समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक है, तो बताइए p का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां आपसे पूछा गया है कि इस p का मान बताइए यदि इसके मूल वास्तविक है तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहले a 2 है, b यहां पर p है, x का गुणांक देखना है, और c यहां पर 3 है, इसलिए d क्या होगा, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम विविक्त कर बोलते हैं, और वो आ जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3। सॉल्व किया इसको, p स्क्वायर माइनस 24 आ गया। अब हमें कहा गया है कि इसके मूल वास्तविक हैं, तो मूल वास्तविक होने के लिए क्या चाहिए कि d का मान 0 से बड़ा हो। d का मान 0 से बड़ा मतलब p स्क्वायर माइनस 24 0 से बड़ा, p स्क्वायर ग्रेटर देन, ये 24 उधर गया, 0 प्लस 24 हो गया, p स्क्वायर 24 से बड़ा। अब जब p स्क्वायर 24 से बड़ा है तो इसका अर्थ क्या है कि p की वैल्यू 24 के वर्गमूल से बड़ी है। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया हमने, p जो है वो वर्गमूल 24 से, या हम कह सकते हैं कि p ग्रेटर देन, इसको आप सॉल्व करेंगे गुणनखंड करके तो इसका 2 वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो p की वैल्यू 2 वर्गमूल 6 से बड़ी होगी। अगर हम थोड़ा सा इसको और डीप में जाएं तो देखिए p स्क्वायर की वैल्यू 24 से ज्यादा है, दोनों तरफ वर्गमूल लिया हमने तो p जो है वो वर्गमूल 24 से बड़ा हो गया, राइट। लेकिन 24 का जो वर्गमूल है वो माइनस वर्गमूल 24 भी तो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये थोड़ी टेक्निकल बात मैं आपको 11th क्लास के लेवल की बता रहा हूं जो आपकी यहां भी काम आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अगर ए स्क्वायर से बड़ी है तो इसका अर्थ एक्स ग्रेटर देन ए तो है ही है, क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, एक्स ग्रेटर देन ए तो हो गया, और एक्स की वैल्यू माइनस ए से कम होगी, ये आप चीज ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से कम है
तो x की वैल्यू a से कम होगी, ये तो हमें पता ही है वर्गमूल लेने पर, और इस x की वैल्यू माइनस a से ज्यादा होगी। जैसे मैं कहूं कि x स्क्वायर की वैल्यू 16 से छोटी है, तो x जो है वो 4 से छोटा है, ये तो सभी को पता है, लेकिन -4 से बड़ा भी है, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2 आपको इसमें ध्यान रखना है। इस रूल के बेस पे, क्योंकि ग्रेटर देन वाला इनइक्वालिटी बन रही है, तो यहां पर इसके अनुसार x की वैल्यू या इस p की वैल्यू 2 वर्गमूल 6 से बड़ी हो गई, व p की वैल्यू -2 वर्गमूल 6 से छोटी भी होगी। मींस -2 वर्गमूल 6 और +2 वर्गमूल 6 के बीच में नहीं हो सकती, 2 वर्गमूल 6 से बड़ी या फिर -2 वर्गमूल 6 से छोटी वैल्यू इसकी होगी। इसी क्वेश्चन में अगर आपको यह कह दिया जाता कि इस समीकरण के मूल बराबर है, तो बताइए p का मान क्या होगा। तो वहां पर हम कुछ चेंज करते हैं। देखिए ये चेंज हो जाता, मूल समान होने के लिए d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पीछे हमने पढ़ा, और d है p स्क्वायर -24, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो p स्क्वायर का मान 24 हो गया। p स्क्वायर का मान 24 है तो p का मान वर्गमूल 24 कर देंगे, और p का मान 2 वर्गमूल 6 या फिर -2 वर्गमूल 6 भी हो सकता है, क्योंकि वर्गमूल नेगेटिव भी हो सकता है किसी संख्या का। तो इस प्रकार से आप मूलों की प्रकृति जान सकते हैं, और अगर आपको प्रकृति दी हुई है मूलों की कि मूल वास्तविक हैं, बराबर हैं या अवास्तविक हैं, उसके आधार पर आप इस समीकरण में किसी अननोन कोफिशिएंट की या अज्ञात गुणांक की आप गणना कर सकते हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 में, वो किस प्रकार का हो सकता है कि आपको एक शाब्दिक समस्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऐसी स्थिति संभव है। जैसे यहां हम एक्सरसाइज 4.4 के ही किसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहां पूछा गया है कि क्या नीचे दी गई स्थिति संभव है। अगर संभव है तो दो व्यक्तियों की यहां पर एज, आयु का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप आयु भी ज्ञात करें अगर संभव है तो। स्थिति क्या दी हुई है कि दोनों व्यक्तियों की आयु का जो जोड़ है वो 20 वर्ष है, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये है कि 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आप दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो आप लिखेंगे कि ऐसा होना ही असंभव है, और अगर ऐसा कुछ ना मिले तो आप इससे जो समीकरण बने उसको हल करके और दोनों की आयु निकाल दें। तो आइए इसको करके देखते हैं हम। यहां कहा गया कि दोनों की आयु का जोड़ 20 वर्ष है, तो हम पहले व्यक्ति की आयु x वर्ष मान लेते हैं, और दूसरे व्यक्ति की आयु जो है वो ऑटोमेटिकली 20 माइनस एक्स हो जाएगी। x वर्ष और 20 माइनस एक्स वर्ष उन दोनों की आयु हो गई। मैं यहां थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूं आपको क्योंकि समीकरण आपको बनाना आता है। मैं सिर्फ समीकरण को टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि ऐसी स्थिति संभव है या नहीं। समीकरण आप बना लीजिएगा। तो दोनों की आयु आ गई। अब इसने कहा कि 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु हो गई, x में से 4 घटा दिया, और इसकी आयु 20 माइनस एक्स में से 4 घटाएंगे तो 20 में से 4 गए, 16 माइनस एक्स बचेगी, और इनकी गुणा करने पर देखिए गुणनफल कितना होना चाहिए, 48। ये स्थिति आ गई। अब आपने ये देखना है कि ऐसा संभव है या नहीं, इसको चेक करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आप देखिए यहां d निकालेंगे, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसका d जो है डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर, वही आपको बताएगा कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। अगर इसके मूल वास्तविक है तो इसका मतलब वास्तव में ऐसी स्थिति हो सकती है, और अगर इसके मूल वास्तविक ही नहीं है मींस ये समीकरण ही संभव नहीं है। ये समीकरण संभव नहीं है तो जो स्थिति आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो स्थिति भी संभव नहीं है। तो दैट मीन्स पहले आपको d निकालना पड़ेगा। d निकालिए आप, -20 का वर्ग माइनस 4ac करेंगे, 4 गुना 1 गुना 112, ये आ गया 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये 448, घटाने पर आया -48, d की वैल्यू आ गई -48 जो कि 0 से छोटी है, या आप लिख सकते हैं कि ऋणात्मक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक नहीं है, मींस x जो हमने माना है उसकी वास्तविकता नहीं है। दैट मीन्स ये स्थिति आपकी संभव नहीं है। आप इसका जवाब लिख देंगे कि दी हुई स्थिति संभव नहीं है। और अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती किसी क्वेश्चन में
तो आप लिखते कि ये स्थिति संभव है और इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आगे आप इसको हल कर दीजिए किसी भी एक विधि से, चाहे गुणनखंडन विधि कर दें या सबसे आसान यही पड़ेगा कि आप द्विघाती सूत्र वाला तरीका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि डी तो आपने निकाल ही लिया, आगे आपने क्या करना है, आगे आपके लिए इजी है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.4 में आने हैं। आप इनके बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज करेंगे और जल्दी ही हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।